एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एस्टल्डिहाइड मतलब CH3CHO। तो देखिएगा प्रयोगशाला में जो एस्टल्डिहाइड है वह एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो प्रयोगशाला में हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन बनता है और यही नवजात ऑक्सीजन इस एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है और यहाँ से देखिए 2H निकल करके H2O बन जाता है और CH3CHO आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकरण कराने के पश्चात हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है। अब ये जो एस्टल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है, ध्यान देंगे तो कह सकते हैं इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले क्या करते हैं कि एस्टल्डिहाइड जो हमें प्राप्त होता है उसमें अमोनिया हम प्रवाहित करते हैं। देखिए यहाँ देखिए एस्टल्डिहाइड जो प्राप्त होता है उसमें अमोनिया प्रवाहित करते हैं तो एस्टल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होता है। और एस्टल्डिहाइड अमोनिया एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, माने ठोस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अशुद्धियाँ क्या हो रहेंगी? वो द्रव के रूप में रह जाएंगी। लेकिन जो एस्टल्डिहाइड होगा वह केवल अमोनिया से क्रिया करके एस्टल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल देगा और फिर इस क्रिस्टल को हम अलग करके और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका आसवन जब करते हैं ने, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एस्टल्डिहाइड अमोनिया क्रिस्टल का आसवन करते हैं तो शुद्ध रूप से हमको एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो देखिएगा जो अमोनिया से क्रिया हुआ तो एक H जो है O से जुड़ जाएगा, CHOH हो जाएगा और फिर NH2 हो जाएगा, तो एस्टल्डिहाइड अमोनिया। तो जो अमोनिया एस्टल्डिहाइड के साथ जुड़ा था अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो इसमें का जो अमोनिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेगा और अमोनियम सल्फेट बनाएगा और शेष आपका एस्टल्डिहाइड आपका बचा रहेगा। ठीक है। ये विधि देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए सब विधि आपको लिखा गया है, लेकिन इसको हम बताएं ना कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम चित्र के माध्यम से अगर समझ लेंगे, ठीक है, चित्र के माध्यम से अगर हम समझ लेंगे तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो एक बार चित्र देखा जाए, देखिएगा चित्र, ये एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र है। ठीक है। देखिए एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और यहाँ पर जल ले लेते हैं। इसमें हम 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट और 100 मिलीलीटर जल लेते हैं। ये 50 ग्राम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और 100 मिलीलीटर इसमें जल लेते हैं और लेने के बाद फिर कार की सहायता से इसमें एक थिसिल कीप लगा देते हैं या पृथककारी कीप कहते हैं इसको। पृथककारी कीप या सेपरेटिंग फनेल जिसको कहा जाता है, सेपरेटिंग फनेल लेते हैं, लगा देते हैं और एक जो है दूसरा जो नली का संबंध होता है वो आपका संघनित्र से होता है। मतलब कि इस फ्लास्क में दो चीज़ जोड़ते हैं, एक तो पृथककारी कीप इसमें लगाते हैं और दूसरा जो है संघनित्र या कंडेंसर से इसको हम जोड़ देते हैं। इस कंडेंसर का संबंध जो है फिर देखिए इस ग्राही से होता है जिसमें हमको एस्टल्डिहाइड एकत्र करना है। उस जो है संघनित्र का संबंध इस ग्राही से होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, और फिर देखिएगा थिसिल कीप में हम सांस सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए कहा गया ना यहाँ पर कि एथिल एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। तो एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम इस पृथककारी कीप में भर लेते हैं और फ्लास्क में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन ले लेते हैं। फिर ऐसे उपकरण को व्यवस्थित करने के बाद फिर अब हम पृथककारी कीप की सहायता से सांस सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल को इस फ्लास्क में लेते हैं और इतना इसमें लेते हैं सांस सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण जिससे पृथककारी कीप का निचला सिरा पूर्ण रूप से डूब जाए। फिर अब क्या करते हैं, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप जब ये अभिक्रिया दिखाया गया, देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन दिखाया गया कि यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो एस्टल्डिहाइड यहाँ पर वाष्प के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो एस्टल्डिहाइड वाष्प के रूप में प्राप्त होगा तो इस एस्टल्डिहाइड के साथ इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी। जैसे
अभी एथिल अल्कोहल लिया गया था, तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का भी इसमें अशुद्धि हो सकती है, क्योंकि इस वाष्प के साथ एस्टल्डिहाइड जो बनेगा उस वाष्प के साथ एथिल अल्कोहल का भी वाष्प अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो सकता है। इसलिए जब ये संघनित्र से होकर गुजरेगा तो धीरे धीरे क्या, देखिए इस प्रकार से संघनित्र नीचे की ओर नहीं झुकाया गया है, ऊपर की ओर झुकाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो है उच्च होता है, इसलिए जो एथिल अल्कोहल का वाष्प है वह द्रवित हो जाता है और एस्टल्डिहाइड जो है वह गैस अवस्था में ही रहता है। तो एथिल अल्कोहल द्रवित होकर कहाँ जाएगा, नीचे की ओर चला जाता है और फिर वह फ्लास्क में चला जाता है। और एस्टल्डिहाइड का जो वाष्प है वह फिर इस नली के माध्यम से एक ग्राही में जाता है और यहाँ पर पहले से ही ईथर रहता है, तो ये एस्टल्डिहाइड जो है ईथर में घुल करके एस्टल्डिहाइड का ईथरीय विलयन बनाता है। तो ग्राही में हमें, और इस ग्राही को हम हिमकारी मिश्रण में, मतलब इसको ठंडा करने के लिए इसको बर्फ़ वाले पात्र में इस ग्राही को हम रख देते हैं। चूँकि एस्टल्डिहाइड वाष्पशील पदार्थ है, इसलिए इसको ठंडा करके संघनित करके इसको जो है जल में ईथर में घोलना रहता है। तो इस प्रकार से हमें एस्टल्डिहाइड का ईथरीय विलयन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। फिर जब एस्टल्डिहाइड का ईथरीय विलयन प्राप्त हो जाता है तो फिर अभी बताया गया आपको कि इसमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें अमोनिया हम प्रवाहित करते हैं। तो जो एस्टल्डिहाइड होता है वह अमोनिया से अभिक्रिया करके एस्टल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल देता है और इस क्रिस्टल को फिर अलग करके सुखा करके हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आसवन करते हैं तो 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब जो एस्टल्डिहाइड अमोनिया का जो क्रिस्टल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है को मिला करके 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसका आसवन करते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, अमोनियम सल्फेट आपका शेष बच जाता है। तो ये आपका जो है प्रयोगशाला विधि है। अगर हम बताए ना कि इस चित्र को अगर हम समझ लेंगे तो इस जो विधि अभी बताया गया आपको, जो विधि लिखे हैं कॉपी में यहाँ पर, उसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस चित्र को देखिए, किसी भी कोई भी प्रयोगशाला विधि हो, कोई भी औद्योगिक विधि हो बनाने की, तो आप क्या किसके बीच अभिक्रिया होकर के वो पदार्थ बन रहा है और मुख्य रूप से चित्र किस प्रकार का है, किस प्रकार से जो उपकरण लिए गए हैं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, क्या क्या किस उपकरण में क्या क्या लिया गया है, उसका फंक्शन क्या है, हम चित्र के माध्यम से अगर हम समझ लेते हैं तो हमको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से आप लोग आज फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जहाँ पर नहीं आपको समझ में आएगा आप लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को उसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।